జై తెలంగాణ జై తెలంగాణ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फैयाज। वेलकम टू माय फजा चैनल। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर राव की सवाने उम्री यानी चंद्रशेखर राव की बायोग्राफी लेकर हाजिर हूँ। तेलुगुदेशम पार्टी की तरफ से एपी डिप्टी स्पीकर के अहदे पर रहकर केसीआर क्यों अपने अहदे से इस्तीफ़ा देकर तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी का इनेकाद किया। एक मुतवस्तित घराने से ताल्लुक़ रखने वाले केसीआर तेलंगाना में एक बड़े क़ायद के तौर पर कैसे उभरे। बहुत से लोग 60 साल अलहदा तेलंगाना के लिए कोशिश करके अपने हाथ खड़ा कर दिए। अलहदा तेलंगाना के ख्वाब के पूरा करने के लिए केसीआर अपनी जान पर खेल कर किस तरह अलहदा तेलंगाना की लड़ाई लड़कर तेलंगाना अवाम के ख्वाब को पूरा किया। केसीआर ने चंद्रगुप्त की तरह लड़कर तेलंगाना हासिल किया, तो फिर इन तमाम लड़ाइयों के पीछे रहकर चाणक्य की तरह काम किया, वो कौन था? असल में तेलंगाना हासिल होने की वजह केसीआर के अंदर मौजूद तहरीकी जज्बा या उनके अंदर मौजूद एक लीडरशिप। केसीआर हमेशा अपने बातों को बदलते रहे हैं। ये उनकी ईमानदारी थी या तेलंगाना हासिल करने के लिए एक पक्का सियासी स्ट्रेटजिक गेम प्लान था। सीएम ओहदे की कुर्सी पर बैठकर असल मुखालिफ पार्टियों के ना रहने के बराबर करके तेलंगाना में मुखालिफ सियासी पार्टियों की दुकान बंद करवा दिए। केसीआर के ताल्लुक़ से इस तरह की कई बातें इस वीडियो में हम मालूम करेंगे। केसीआर का पूरा नाम कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव है। केसीआर के बचपन में केसीआर को अगर कोई पूछे कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे, तो केसीआर का जवाब होता, माइक पकड़कर तकरीर करने वाला लीडर बनूंगा। बचपन के वो अपने ख्वाब पूरा करने के लिए एक एक कदम आगे बढ़ते गए। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तेलुगु लिटरेचर से एमए की पढ़ाई के वो दिन थे। उस वक्त से ही यूनिवर्सिटी के तलबा की सियासत में वो सरगर्म रहते थे। वो सबसे पहले स्टूडेंट यूनियन के सदर के अहदे के लिए मुकाबला किया, लेकिन उस इंतखाबात में केसीआर हार गए। केसीआर तालिब इल्म के ज़माने में ही कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। सिद्दीपेट एमएलए अनंतुल्ला मदन मोहन के साथ केसीआर के बहुत गहरे ताल्लुकात रहे हैं। दूसरे माने में अनंतुल्ला मदन मोहन ही केसीआर के सियासी उस्ताद हैं। मदन मोहन पहले होने वाले अलहदा तेलंगाना की लड़ाई के तहरीकी लीडर भी रह चुके हैं। मदन मोहन के संगत की वजह से ही केसीआर के रगों में अलहदा तेलंगाना की जिद्दोजहद का खून दौड़ रहा था। केसीआर अपनी पढ़ाई एमए मुकम्मिल करके उस्मानिया यूनिवर्सिटी से बाहर निकले। उन्हें कई नौकरियों के मौके आए, लेकिन केसीआर सब नौकरियों को ठुकरा कर वो अपने मंजिल मकसूद की तरफ दौड़ लगाई। ठीक उसी ज़माने में सन 1975 ईस्वी में पूरे मुल्क में इमरजेंसी नाफिज हो चुका था। पीएम इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी को इमरजेंसी का जिम्मेदार खलनायक माना जाता है। संजय गांधी मुल्क भर के नौजवान लीडर्स को एकजा करके संजय विचार मंच के नाम से सियासी तालीम देने लगे थे। इस खबर को सुनकर केसीआर दिल्ली जाकर संजय विचार मंच में शामिल हो गए। संजय गांधी 20% नौजवान लीडर्स को चुनकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट देकर इंतखाबी मैदान में उतारा। उस वक्त का यह फैसला मुल्क भर में खलबली मचा दी थी। मुल्क की तरक्की नौजवान कायदों से ही मुमकिन है, इस बात को संजय गांधी बहुत पुख्ता मानते थे। चंद्राबाबू को भी सिर्फ 28 साल की छोटी उम्र में एमएलए के लिए टिकट मिला था। वजह संजय गांधी का यह फैसला ही था। कभी न कभी केसीआर को भी एमएलए का टिकट मिलेगा और उनके ख्वाब पूरे हो जाएंगे। इसी उम्मीद पर केसीआर ने कांग्रेस पार्टी के लिए दिन रात मेहनत की। मगर तभी एक बुरी खबर आई। सन 1980 ईस्वी जून 23 एक तैयारा हादसे में संजय गांधी का इंतकाल हो गया। इस हादसे के तैयारे के टुकड़ों के साथ ही सियासी लीडर बनने के केसीआर के ख्वाब भी टुकड़े टुकड़े हो गए। हिम्मत हार कर केसीआर अपने गाँव सिद्दीपेट लौट कर आ गए। केसीआर को बचपन से फिल्मी हीरो एनटीआर बहुत पसंद था, इसीलिए केसीआर अपने बेटे का नाम तारक रामाराव रखा। 29 मार्च 1982 ईस्वी में अन्ना एनटीआर कांग्रेस को मिटाने के लिए तेलुगु ज़बान तेलुगु बोलने वालों का फ़ख्र है के नारे के साथ तेलुगु देशम पार्टी का इनेकाद किया। केसीआर का पसंदीदा फिल्मी हीरो एक सियासी पार्टी मुनक़िद करते ही केसीआर कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा देकर तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हो गए। तेलुगु ज़बान पर केसीआर को जो महारत हासिल थी, उसी की वजह से एनटीआर को केसीआर से बहुत रग़बत हो गई थी। फिर क्या था, ऊपर वाला मेहरबान हो गया। तेलुगु देशम के इनेकाद के पहले इंतखाबात में ही केसीआर को हल्का सिद्दीपेट के लिए तेलुगु देशम पार्टी से टिकट मिल गया।
एक तरफ तो तेलुगुदेशम पार्टी से टिकट मिलने का सुनहरा मौका था और दूसरी तरफ उनके ही सियासी उस्ताद मदन मोहन से उनका मुकाबला था। ये बात केसीआर को गमगीन कर दी थी। सियासी मैदान में दोस्त रिश्तेदारी के लिए कोई जगह नहीं होती है, इसलिए वो मुकाबले के लिए तैयार हो गए। मुकाबला बहुत ही करीबी रहा। सबकी नज़रें सिद्दीपेट हलके की जानिब ही थी। सन 1983 ईस्वी में हुए इस सिद्दीपेट हलके की जीत उस्ताद मदन मोहन की ही रही। केसीआर सिर्फ 877 वोट से हार गए। 16 अगस्त 1984 ईस्वी को वजीर फाइनेंस नांदेड़ भास्कर राव कांग्रेस पार्टी से मिलकर एनटीआर के खिलाफ बगावत कर डाली। एनटीआर को सीएम ओहदे से उतारकर नांदेड़ भास्कर राव खुद को सीएम होने का ऐलान कर डाला। 1 महीने की जिद्दोजहद के बाद एनटीआर गैर एतमादी इम्तिहान से कामयाब होकर वापस फिर से वजीर आला के ओहदे पर फायज हो गए। नांदेड़ भास्कर राव की दुश्मनी की वजह से असेंबली में एनटीआर की अक्सरियत में कमी आई। इसी वजह से वो फिर कम हुई अक्सरियत को हासिल करने के मकसद से मार्च सन 1985 ईस्वी में अवाम के फैसले की मांग करते हुए ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान कर दिया। इस ज़िमनी इंतखाबात में केसीआर ने एक असम्बली हल्के से जीत हासिल की। यह जीत केसीआर की सियासी ज़िंदगी की पहली जीत थी। 29 साल केसीआर ने पहली बार एमएलए ओहदे की जिम्मेदारी संभाली थी। उसके बाद केसीआर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1990, 1994, 1999 इस तरह मुसलसिल 4 बार असम्बली हल्के के लिए एमएलए की हैसियत से जीतकर टीडीपी पार्टी में अपना ऊंचा मकाम बना लिया। सन 1987 ईस्वी में एनटीआर काबीना में पहली बार वजीर बने। सन 1995 ईस्वी में चंद्रबाबू एनटीआर को सीएम के ओहदे से उतारकर खुद को वजीर आला बनाने में कामयाब हो गए। टीडीपी एक नए कायद की क़यादत में सांसें ले रही थी। सन 1996 ईस्वी में केसीआर अपनी पार्टी के साथियों के साथ श्री राम सागर प्रोजेक्ट देखने के लिए गए। प्रोजेक्ट की बुरी हालत देखकर केसीआर बहुत गमगीन हो गए। आंध्रा के इलाके में ले जाने वाला पानी नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट रौनक और मरम्मत से भरपूर है। ये तेलंगाना प्रोजेक्ट होने की वजह से ही ना इसकी इतनी बुरी हालत है। ये बात अपने साथियों से कहकर केसीआर बहुत गमगीन हो गए। उस वक्त उनके साथ मौजूद पार्टी के साथियों ने पूछा, सर आप पार्टी के लीडर होकर इस तरह की बातें कर रहे हो, रूलिंग पार्टी तो हमारी ही है ना। तब केसीआर ने कहा था, क्या रूलिंग पार्टी भाई, तेलंगाना लीडर्स का दुख तुम्हें मालूम नहीं। बाहर तो मोगरे के फूल की तरह सफ़ेद खादी के कपड़े पहनकर रोब में घूम रहे हैं, यही तुमको नज़र आता है। अंदर बनियान पर कितने सुराख हैं तुमको नज़र नहीं आता। रोज़ाना तेलंगाना लीडर्स कितनी बेइज्जती झेलते हैं तुमको नहीं मालूम। हमारे दुख किससे जाकर बोलें, ना निगल सकें ना उगल सकें, ऐसे जी रहे हैं हम। इस पर साथियों ने पूछा, तो फिर कैसा सर, हमारी ज़िंदगियां इसी तरह चलेंगी क्या। तब केसीआर ने एक ही बात कही थी, नाइंसाफ़ी डाकाज़नी जब हद से बढ़ जाती है तो कोई न कोई सूरत में वहाँ इनकलाब आ ही जाता है। फिर से तेलंगाना तहरीक शुरू होगी। इस दफ़ा आने वाले तेलंगाना तहरीक की मैं ही क़यादत करूँगा। उन्होंने श्री राम सागर प्रोजेक्ट के सामने खड़े होकर कसम खाई। सन 1997 ईस्वी में चंद्रबाबू काबीना में वज़ीर ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी केसीआर ने संभाली। फिर 1999 के इंतखाबात में जीतने के बाद चंद्रबाबू ने केसीआर को डिप्टी स्पीकर के ओहदे की जिम्मेदारी दी। इस पर केसीआर और चंद्रबाबू नायडू के बीच खिलाफ राय इस्तेवार होते गए, ऐसा कहते हैं। उसी दिन से केसीआर ने अपने हल्के में कैडर बढ़ाना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता किसी पार्टी की मदद के बिना आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपने असम्बली हल्के से जीतने के काबिल हो गए। सन 2000 ईस्वी में तेलंगाना हासिल करने के लिए एक अलग पार्टी बनाने का केसीआर ने फैसला कर लिया। बहुत ही खामोश तरीके से उस तरफ गामजन हुए। सन 1969 ईस्वी की तेलंगाना तहरीक क्यों फेल हुई। अभी कुछ दिनों में अलहदा तेलंगाना का ऐलान होने ही वाला था, मगर उसी वक्त कुछ तहरीक के लोग यू टर्न क्यों हो गए थे। तेलंगाना तहरीक को कुचलने के लिए दिल्ली ने उस वक्त क्या कदम उठाया था। दुनिया भर में कौन सी तहरीक कामयाब रही, कहाँ कहाँ तहरीक चली, किस तरह से उन लोगों ने लड़कर जीत हासिल की। ये सब तहरीक के बारे में बहुत ही बारीकी के साथ केसीआर ने स्टडी की। इस तरह से पक्का प्लान करके होमवर्क करके फ़ैसला लेते हैं, तभी तो शिकस्त केसीआर की गली में भटकने से भी डरती है। तेलंगाना की पहली तहरीक के बारे में कुछ और मालूमात हासिल करने के लिए केसीआर प्रोफेसर जयशंकर साहब का दरवाज़ा खटखटाया। हमारी आँखों का एक ख्वाब है तेलंगाना। शाह नशीन, मुमताज़ कायदीन, दानिश्वर
बुजुर्ग, ख़वातीन और हजरात, इस शानदार जलसे में हिस्सा लेना मेरे लिए बाइस मसरत भी है और बाइस फख्र भी। कभी ना कभी तेलंगाना हासिल करके रहूंगा कि चाणक्य कसम खा चुके प्रोफेसर जयशंकर केसीआर की आमद से आज भी मेरी कसम पूरी करने के लिए एक फौजी मिल गया है। ये जानकर प्रोफेसर जयशंकर बहुत खुश हुए। उस्ताद और शागिर्द एक हुए। हिकमत अमली और काउंटर अटैक जैसे मामलात पर गौर किया जाने लगा। केसीआर एक छोटे तालिब इल्म की तरह जयशंकर के साथ बैठकर तेलंगाना के बारे में बहुत बारीकी के साथ जायजा ले रहे थे। 6 महीनों की तरबियत के बाद केसीआर को तेलंगाना की सारी वाकफियत और पकड़ आ चुकी थी। तेलंगाना में किस कोने में क्या है, कहाँ कहाँ तेलंगाना में नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, सारी चीज़ें याद होकर आवाज़ बनकर ज़बान पर आ गई थीं। तब जयशंकर ने कहा था, अब बातों के साथ अमली मैदान में कूच करने का वक्त आ गया है। फिर जयशंकर ने केसीआर को एक और बात कही थी, केसीआर, हम सब तेलंगाना तहरीक चलाकर भी तेलंगाना हासिल ना कर सके। तुम सियासी लीडर हो, यही तुम्हारा हथियार है। सियासत छोड़कर तहरीक चलाओगे तो तलवार भूलकर खाली हाथ जंग में जाने के बराबर होगा। किसी सूरत में सियासत न छोड़ना। तेलंगाना तहरीक चलाने वाले हम सब तुम्हारे पीछे रहेंगे, तभी हमारा तेलंगाना ख्वाब पूरा होगा। ऐसा जयशंकर ने कहा था। कितनी बड़ी नसीहत थी। जयशंकर आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन केसीआर आज भी उन्हें याद करके अपने दिल में उनकी इज्जत और एहतराम का इजहार करते हैं। केसीआर ने तेलुगु देशम पार्टी से इस्तीफा देकर कैसे तहरीक तेलंगाना को आगे बढ़ाया, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि मेरी ये वीडियो कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, टेक केयर।